यहाँ पे हम लोग देखें कि वर्जन में क्या होता है। वर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और निस्तापन में क्या होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद कार्बन जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है जिसमें सल्फाइड होता है। ठीक है। सल्फाइड कार्बोनेट में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होता है, जिसे निस्तापन के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त उपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। क्या होता है कि इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त उपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे कार्बन से रिएक्शन करवा दिया जाता है। दोनों केस में तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो ही गया। अब इसको क्या करता है, कार्बन से रिएक्शन करवाकर जिंक प्राप्त किया जाता है। ठीक है। प्रथम अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रम से पहले से आप पहले से ही परिचित है। ठीक है। हाँ, परिचित हैं। धातुओं को उनके यौगिक से प्राप्त करना भी अपचयन प्रक्रम ही है। क्या है? धातुओं को उनके यौगिक से प्राप्त करना ही भी अपचयन प्रक्रम है। ये अपचयन प्रक्रम, ये नोट करना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना किस प्रकार का प्रक्रम है, तो अपचयन प्रक्रम है। ठीक है। कार्बन जैसे कोयला का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि को उपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब मैंगनीज डाइऑक्साइड एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। यहाँ पे इतना पूरा टोटमा कहने का मेन उद्देश्य यही है कि आप किसी भी तरह से जो धातु के ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन को अलग कर दीजिए, अलग करके इसे एक अलग कर दीजिए और अलग धातु में प्राप्त कर लीजिए। ठीक है। चाहे आप उसे विस्थापित करवाइए या अपचयित करवाइए, कुछ करवाइए, जो करवाना है वो करवाइए, लेकिन उसको अलग कीजिए। ठीक है। ये बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एल्युमिनियम के चूर्ण को गर्म किया जाता है तो ऐसे होता है। ये ध्यान दीजिएगा आप। अब यहाँ पे एक पिक देख लीजिए, बहुत मस्त पिक है। क्या कि रेल पटरियों को संधित करने के लिए थर्मिट प्रक्रम। अब दो पटरियों को जोड़ने के लिए यहाँ पे जोड़ रहा है, उसके लिए कौन सा प्रक्रम है, तो थर्मिट प्रक्रम है। ठीक है। थर्मिट प्रक्रम। ये सब थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बात ध्यान दीजिएगा। क्या आप उन पदार्थों को पहचान सकते हैं जिसका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है, तो हाँ, ऑक्सीकरण या अपचयन किसको कहते हैं, ऑक्सीकरण या अपचयन किसको कहते हैं, वही यहाँ पे फॉलो देखिए और उसी को ध्यान दीजिए। किस में ऑक्सीजन जुट रहा है, किस में ऑक्सीजन हट रहा है, वो ध्यान देना है। किस में हाइड्रोजन जुट रहा है, किस में हाइड्रोजन हट रहा है, ये सब ध्यान दीजिएगा ऑक्सीकरण अपकरण में। तो यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। यह विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातु में गलित अवस्था में प्राप्त होती है। ठीक है ना। ये गलित अवस्था में प्राप्त हुई। वास्तव में आयरन जो जिसका वैलेंसी 3 है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरियों एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग ने उसका फिगर देखा। अब यहाँ पे देखते हैं थर्मिट अभिक्रिया क्या होता है कि ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड यहाँ पे जंग का सूत्र भी क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2O। इसमें XH2O होता है। ठीक है। XH2O कहने का मतलब है जल का मात्रा फिक्स नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि आयरन जो जिसका वैलेंसी 3 है, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग कर
किसके साथ? आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम के अभिक्रिया का उपयोग कर रेल के पटरी या मशीनी पुर्जों में दरार को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे लोहा प्राप्त हो जाता है, Al2O3, ये भी प्राप्त हो जाता है, उसमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी ध्यान देना है। थर्मेट अभिक्रिया का रिएक्शन Fe2O3 प्लस 2Al जो क्या बनाएगा? 2 क्या बनाएगा? 2Fe प्लस Al2O3 बनाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से Fe को अलग कर दे रहा, विस्थापित कर दे रहा, और Al की जगह पे ये अपने जा रहा है। ठीक है, तो Al2O3 बना रहा है। तो यहाँ पे इसी का काम है हम लोग का, विस्थापन अभिक्रिया का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं कि क्या बोल रहा है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, उस पर हम लोग आते हैं। सबसे नीचे से हम लोग जा रहे हैं, मध्य में गए, फिर ऊपर वाला आते हैं। तो ऊपर वाला पे आते हैं, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो समझ में आ रहा है ना, कि ये सब जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी के ऊपर है उसको कार्बन के साथ अभिक्रिया करके गर्म करके यौगिक के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इसकी ये यहाँ पे रीजन बता रहा है, इन धातुओं की बंधुता बॉन्डिंग कार्बन के अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। ठीक है, ये बोल रहा, इन धातुओं का विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। क्या बोल रहा, उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड मतलब गला हुआ क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैथोड यानी ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती है तथा एनोड पर धन आवेश इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। अभिक्रियाएं इस प्रकार होती है, इसको विद्युत अपघटन द्वारा अलग किया जाता है। तो आइए कैसे करते हैं। कैथोड पर क्या प्राप्त होता है हम लोग को, कैथोड पर सोडियम आयन प्राप्त होता है, सोडियम। ठीक है, एनोड पर क्लोरीन। ठीक है, नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज वाला एनोड, कैथोड। ठीक है, इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्सीजन के विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एनोड है तो यहाँ पे उल्टा होता है, एनोड है, एनोड पे ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज वाला प्राप्त होगा, और यहाँ पे सॉरी हम गलत बोल दिए थे। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं क्लोरीन, यहाँ पे है जो ये क्या है, कॉपर। ठीक है, कॉपर प्राप्त हो रहा है, इस पे धातु चला जाता है। ठीक है, और इस पे अधातु रहता है, एनोड। ठीक है, इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनीय अपचयन से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनीय अपचयन से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। धातुओं का परिष्करण कैसे होता है कि ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। इनमें अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, उन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि कौन सा है, विद्युत अपघटनी परिष्करण है। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या होता है,
कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक वस्तुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन द्वारा। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु में एनोड तथा शुद्ध धातु में, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ठीक है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड पर तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। क्या बनाया जा रहा है? अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। ठीक है। शुद्ध धातु को कैथोड और अशुद्ध को एनोड, ठीक है, बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। ठीक है। धातु के लवण विलयन का उपयोग अपघटन के रूप में होता है। चित्र 3.12 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत अपघटन से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलेय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती है तथा अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड फंक कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये फिगर इम्पोर्टेंट है। इसी के अनुसार कहा तांबे का विद्युत अपघटनीय परिष्करण, तांबा का विद्युत अपघटनीय परिष्करण हो रहा है। अम्लीयकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, विलयन इसमें लिया गया है। और अशुद्ध तांबा एनोड पर है, अशुद्ध तांबा किस पर है? एनोड पर है। और शुद्ध तांबा किस पर है? कैथोड पर है। और फिर क्या, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है, सब इस पर चला जाता है और निक्षेपित हो जाता है। ठीक है। तो इसी को कह रहा, और निक्षेपित होता है जिसे क्या कहते हैं? एनोड फंक कहते हैं। एनोड फंक इसको कहते हैं। किसको? एनोड फंक। इस पर विस्थापित होने की प्रक्रिया समझ में आया? आगे आते हैं। ये क्वेश्चन है, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज के परिभाषा दीजिए जिसे जो बहुत मात्रा में और जिसे लाभ प्राप्त होता है। ऊपर हम लोग देखे थे कि वैसे तत्व जो, देख ही लीजिए, ठीक है, यहाँ पे है। हाँ, ये देखिए, खनिज किसको कहते हैं कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है। और अयस्क किसको कहते हैं कि कुछ स्थानों पर खनिज में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है। ठीक है, काफ़ी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है? गैंग किसके कहते हैं? अयस्क में व्याप्त अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो दो धातु मुक्त अवस्था में, सोना चांदी, सिंपल। धातु को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या निस्तापन का यूज करते हैं या भर्जन का? तो हम लोग ऑक्साइड से प्राप्त मध्यम तरीके से प्राप्त करते हैं। और ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए सिंपल ही है कि उसको फिर से ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म कर देते हैं। ठीक है। संक्षारण क्या होता? संक्षारण हम लोग देखते हैं। संक्षारण के संबंध में अध्याय 1 में आप निम्न बातों का अध्ययन कर चुके हैं। फर्स्ट, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। यहाँ पे ध्यान देना, सिल्वर पर कैसा संक्षारण होता है? काला रंग का। सिल्वर का वायु में उपेक्षित सल्फर के
साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड के कारण ऐसा होता है। ठीक है, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर जिससे इसकी सतह भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। कॉपर पर हरे रंग की। ठीक है, हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, इसको भी ये याद रखना, कॉपर कार्बोनेट होता है, ये सिल्वर सल्फाइड होता है ये। और फिर ये होता है लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे में भूरे रंग के पत्रिकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। ठीक है, जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 इंटू X2 होता है। Fe2O3 इंटू X2 का मतलब है इसमें जल की मात्रा भी विद्यमान रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं कि क्रियाकलाप करना है, कुछ नहीं है, लास्ट पेज है, 2 पेज और है। क्रियाकलाप 3.14 3 परखने लीजिए तथा प्रत्येक में स्वच्छ लोहे की कीलें डाल दीजिए। ठीक है, इन परखनलियों को ए बी तथा सी नाम दीजिए। परखनली ए में थोड़ा जल डालकर उसे कॉर्क से बंद कर दीजिए। परखनली बी में उबलता हुआ आश्वित जल डालकर उसमें 1 ml तेल मिलाइए एवं कॉर्क से बंद कर दीजिए। तेल जल पर तैरने लगेगा एवं वायु को जल में विलीन होने से रोक देगा। ठीक है, परखनली सी में थोड़ा निर्जल कैल्शियम का क्लोराइड डालकर उसे कॉर्क से बंद कर दीजिए। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड वायु की नमी को सोख लेगा। ठीक है, वायु की नमी को सोख लेगा। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड वायु की नमी को सोख लेगा। क्या है, इन परखनलियों को कुछ दिन छोड़ने के बाद उसका परीक्षण कीजिए। जैसे फर्स्ट परखनली में क्या कर रहा है, जल और लोहे की कील डालना। सेकंड में क्या कर रहा है, जल में तो कील डालिए देना लेकिन ऊपर से तेल डाल देना। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है, शुष्क कैल्शियम क्लोराइड डालना है और बस बंद कर देना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, आप देखेंगे कि परखनली में लोहे के कीलों पर जंग लग गया है लेकिन परखनली बी एवं सी में रखे कीलों पर जंग नहीं लगता। परखनली ए की कील वायु एवं जल दोनों के संपर्क में रहती है। परखनली ए की कील केवल जल के संपर्क में रहती है एवं परखनली सी की कील शुष्क वायु के संपर्क में रहती है। इससे लोहे की वस्तुओं में जंग लगने की अवस्थाओं के बारे में हम क्या कह सकते हैं? जंग लगने की अवस्थाओं के बारे में हम क्या सकते हैं? लोहे पर जंग लगने की स्थिति की जांच करना। परखनली ए में वायु एवं जल दोनों उपस्थित है। परखनली बी में जल में विलीन वायु नहीं है। परखनली सी में शुष्क वायु है। ठीक है, ये बोल रहा है। संक्षारण से सुरक्षा, पेंट करके तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यसद लेपन क्या होता है, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर। ठीक है, यसदकरण उसी को कहते हैं। ठीक है, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे के जंग लगने से बचाया जा सकता है। ये याद रखना, ये एप्लीकेंस में पूछ सकता है। ठीक है, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यसद लेपन करके, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, मिश्र धातु बनाकर। ठीक है, यही 4-5 है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहते हैं। ठीक है, जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यसद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रात्वन है। धातु को गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रात्वन है। इस विधि से हम इच्छा अनुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है लोहा। ठीक है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता है।
लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है एवं नर्म करने पर सुगमतापूर्वक खींच जाता है। लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन, लगभग 0.05%, देखिए कितना कम कार्बन मिलाएगा, ठीक है। और पहले से लोहा नर्म होता है लेकिन 0.05% कार्बन मिला दिया जाता है तो यह कठोर तथा प्रबल हो जाता है, ठीक है। लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है, ठीक है। स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म बदले जा सकते हैं। यह धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है। मिश्र धातु को कैसे तैयार किया जाता है? मूल धातु को पहले गलित अवस्था में लाया जाता है, तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है और उसको निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत किया जाता है, मतलब ठंडा किया जाता है। अब यहाँ पे आ रहा है क्या आप जानते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हम लोग जानते हैं। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। यह काफ़ी नर्म होती है। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं, यह काफ़ी नर्म होती है। इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 24 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी का मिलाया जाना। आई बात समझ में आ गया? क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि शुद्ध सोना एकदम मुलायम होता है जिसे आभूषण बनाना उपयुक्त नहीं होता। लेकिन इसमें 2 कैरेट भी अगर तांबा या चांदी मिला दिया जाता है तो इसे आभूषण बना दिया जाता है, ये हार्ड हो जाता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं मिश्र धातु कैसे बनाया जाता है। पहले मूल धातु को कमरे के ताप पर गलित अवस्था में लाया जाता है, फिर उसको निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, फिर शीतलीकृत कर दिया जाता है, ठीक है। यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। पारद किसको कहते हैं? Hg किसको? पारा को, ठीक है, Hg। यदि कोई धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, ठीक है। अमलगम सिंपल है। वैसा मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारद हो या उसे अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता, यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु पीतल तथा ये क्या बोल रहा है कि शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। जैसे कि शुद्ध धातु मान के चलिए सिर्फ चांदी है, ठीक है, तो इसका मिश्र धातु बनाया जाए तो जाहिर सी बात है कि इसके अनुसार इसके मिश्र धातु का गलनांक और चालकता कम होगा, ठीक है, यही बोल रहा। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ता CuNZn की मिश्र धातु पीतल तथा ताम्र एवं टीन की मिश्र धातु कांसा विद्युत के कुचालक है, ठीक है, कांसा विद्युत के कुचालक है। लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने के लिए किया जाता है। शीशा एवं टीन की मिश्र धातु सोल्डर है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पे ये ध्यान देना, ये 2 चीज़ कि मिश्र धातु कांसा विद्युत के कुचालक है, ठीक है,
लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने के लिए किया जाता है। यानी ताम्र है जो ताम्र कॉपर वो विद्युत का सुचालक है, लेकिन कांसा उसका मिश्र धातु कुचालक है। ठीक है। शीशा एवं टीन, शीशा एवं टीन है जो मिश्र धातु सोल्डर है। शीशा एवं टीन की मिश्र धातु कौन है? सोल्डर। सोल्डर से हम लोग क्या करते हैं? उसका गलनांक जोड़ते हैं। ठीक है। गलनांक बहुत कम होता है, तुरंत गल जाता है। शीशा एवं टीन से बने मिश्र धातु सोल्डर। इसका उपयोग विद्युत तारों के परस्पर वेल्डिंग में किया जाता है। ये याद रखना है। शीशा एवं टीन, पीवी एवं एसएन, पीवी प्लस एसएन। ठीक है। ऊपर क्या करा था? एक पॉइंट छोड़ दिए थे हम लोग। उदाहरण के लिए तांबे एवं जस्ता, Cu एवं Zn की मिश्र धातु पीतल। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा एवं जस्ता। ठीक है। और ताम्र एवं टीन की मिश्र धातु क्या है? कांसा। Cu एवं Sn के। अब Pv और Sn का मिश्र धातु क्या है? सोल्डर। ठीक है। ये 3 मिश्र धातु का एग्जाम्पल है। अब प्राचीन भारतीय धातु कर्म का चमत्कार देखिए। पहले इस इमेज को गौर से देख लीजिए। ठीक है। ये क्या है? दिल्ली का लौह स्तंभ है। लौह स्तंभ है। लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत में लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया। ठीक है। 1600 वर्ष पूर्व उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की। इस स्तंभ की जंगता से प्रतिरोध का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। यह लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा इसका भार 6 टन है। मतलब ये है कि ये इतना वर्ष पहले बनाया गया है, फिर भी इसमें जंग नहीं लगता। ठीक है। इसका बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अवलोकन किया और यह कुतुब मीनार के निकट स्थित है। कुतुब मीनार के निकट, और ये 8 मीटर ऊंचा और 6 टन भारी है। ठीक है। ये है, यही वो है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न करा। प्रश्न अब आप लोग खुद देखिए। मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म कीजिए। आपने क्या सीखा? अब ये लास्ट पेज है, खुशी मिलेगी। आपने क्या सीखा? तत्वों को धातु एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। वर्गीकृत किया जाता है। धातुएं तन्य एवं अघातवर्ध होती है, चमकीली एवं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। पारद के अलावा सभी धातुएं कमरों के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। कमरे के ताप पर पारद द्रव्य अवस्था में होती है। पारद, पारद Hg यानी पारा। ठीक है। धातुएं विद्युत धनात्मक होते हैं क्योंकि यह धातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। आगे आते हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड एवं अम्लीय ऑक्साइड दोनों गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों गुणधर्मों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम और जिंक, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है। जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित समान धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। ठीक है। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके 11 बिलियन से विस्थापित कर सकती है। हाँ, ज़्यादा रहता है जो कम को विस्थापित कर देता है। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या तो अपने यौगिक के रूप में पाई जाती है। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिक के रूप में पाई जाती है। दो ही चीज़ में पाया जा सकता है, पहला स्वतंत्र में, नहीं तो यौगिक में। ठीक है। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण, अयस्क से धातु का निष्कर्षण या परिष्करण कर उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं, मेटलर्जी। ठीक है। दो या दो से अधिक धातुओं अथवा दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु एक अधातु के
समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। और वही मिश्रण में अगर एक धातु पारद हो, पारा, तो उसे अमलगम कहते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु में संपर्क में रखने से लोहा जैसे कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। धातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं, ठीक है। अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं। यह न तो आघातवर्धक होते हैं और न ही तन्य। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातुएं उष्मा के विद्युत के कुचालक होती है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होती है। और क्या अधातु विद्युत ऋणात्मक तत्व होती है। क्या अधातु विद्युत ऋणात्मक तत्व होती है। हम लोग देखे थे इस पे नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, क्योंकि धातुओं के साथ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर आवेशित हो जाता है, ठीक है। अधातु का ऑक्साइड बनाती है जो अम्लीय या उदासीन होती है। अधातु के ऑक्साइड बनाती है जो अधातु का ऑक्साइड बनाती है जो अम्लीय या उदासीन होती है। उदासीन भी होता है, ये तो हमको नहीं पता था, ठीक है, आप पता हो गया। अधातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती है। अधातु तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है या हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती है, ठीक है। या विस्थापित नहीं करती है, क्या बनाती है, हाइड्राइड बनाती है, ठीक है। तो यही ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर जुड़े रहने के लिए। अगला चैप्टर अगला दिन होगा, ठीक है, धन्यवाद।